Good morning everyone. I am Rupam Chikara and I welcome you all to Exampur Banking Classes. आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल एग्जाम्पुर पर। हम हैं एग्जाम्पुर कलम से क्रांति। आप सभी लोग जानते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात से आप अच्छे से अवेयर हैं कि हम लोग जो हैं कर रहे हैं SBI PO मेंस के साथ साथ आपका IBPS PO मेंस की प्रिपरेशन, ठीक। और RRB PO का रिजल्ट भी आ चुका है और उसकी भी मेंस की तैयारी आपको अच्छे तरीके से करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पर्सनली मैसेज करके, और आप लोगों ने उस दिन देखा भी था कि सब लोग यहाँ पर ग्रुप पर भी इन्फॉर्म कर रहे थे कि मतलब उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हाँ, मेंस में अपने आप को बिल्कुल 100% अपना देना है सभी बच्चों को, जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बाकी और जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं उन सभी को भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना है, ताकि कुछ भी छूटे नहीं, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। सबको बहुत अच्छे तरीके से करके लेकर चलनी है चीजें। समझ आई बात? राइट बच्चों, चलो। हाँ जी, सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर चलना है। तो शुरुआत कर लेते हैं क्लास की। आज हालांकि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग कॉम्प्रिहेंशन ही करेंगे, बट आज की जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें आप लोगों को क्या करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेंटेंस का एक पार्ट जो होगा वो आप लोगों को करेक्ट करके चलना है। सेंटेंस के एक पार्ट में हो सकता है कि मिस्टेक हो सकता है कि ना भी हो, राइट। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सेंटेंस के उस पार्ट को करेक्ट करना है। ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार ध्यान से पढ़कर बताएंगे सभी बच्चे। हाँ जी, सो दिस इज द पार्ट जो आपको यहाँ पर करेक्ट करना है, ठीक है। ये अंडरलाइन पार्ट जो है, जो कि हाईलाइट करना था, जो कि नहीं हो पाया है, बट कोई बात नहीं, मैंने आंक कर दिया है उसको, आप देख लीजिएगा, ठीक है। सेंटेंस आपका क्या कहता है, ही फर्मली बिलीव्स ऑन पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। ही फर्मली बिलीव्स ऑन पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। हियर आर दी ऑप्शंस। आपको बताना है कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो इस अंडरलाइंड पार्ट को करेक्ट कर ले जाएगा, या फिर अगर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप नो करेक्शन रिक्वायर्ड को भी मार्क कर सकते हैं एज योर आंसर, ठीक है। ध्यान से पढ़ो जरा, क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, क्या कहता है, He firmly believes on punctuality and discipline, ठीक है। आपने देखा क्या लिखा है क्वेश्चन, He firmly believes on। अब देखते ही समझ में आता है कि क्या ये on जो यहाँ लिखा है, is it right? हमने कहा आई हैव बिलीव इन दिस, ठीक है। इन को आप इस्तेमाल करते हैं बिलीव के साथ, क्या बोलेंगे, ही फर्मली बिलीव्स इन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो जहां लिखा गया था ऑन, उस ऑन को हटाकर आप लोगों को क्या कहना है, जहां ऑन लिखा गया है उस ऑन की जगह आप लोगों को इन कहने की रिक्वायरमेंट है। बात क्लियर हुई? चलते हैं थोड़ा सा और आगे समझते हैं चीजों को। देखो क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर पढ़ो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, इसको इरेज कर देते हैं ध्यान से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है When they reached the airport, the flight had departed, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, करेक्ट, ये रहा आपका अंडरलाइन पोर्शन, when they reached, ठीक है। इसको करना है आपको करेक्ट। इसको करेक्ट करने के लिए आप लोगों को वापस से दिए गए हैं 4 ऑप्शन, या तो इनमें से कोई करेक्शन कर दीजिएगा, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई भी करेक्शन की जरूरत नहीं है तो आप अपने नो करेक्शन रिक्वायर्ड को आंसर मार्क कर सकते हैं, विच इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। पढ़ लो ध्यान से, चलो। तूफानी मत बनना, लॉजिक लगाना है चीज़ों के पीछे, लॉजिक ही मतलब लॉजिक से ही चीज़ें बात बन पाती, नहीं तो फिर ऐसे करके ना हवा में ही आंसर करोगे आप लोग, कभी बात बन जाए कभी नहीं बनेगी, फिर बैठ के रहोगे कि मैम इतने क्वेश्चन किए थे, इतने में से इतने ही आंसर हो पाए हैं हमारे तो सही, अब क्या करें क्या ना करें, ठीक है। कैसी मुश्किल है। चलो मुश्किल को दूर करेंगे, पढ़ लो ध्यान से। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। सेंटेंस जो मैंने पूरा पढ़ा तो मैंने देखा क्या लिखा है, व्हेन दे रीच द एयरपोर्ट द फ्लाइट हैड डिपार्टेड। क्या लिखा, व्हेन दे रीच द एयरपोर्ट द फ्लाइट हैड डिपार्टेड। इस हैड को देखकर मुझे एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर जिक्र किया गया है किस चीज का, जिक्र किया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र किया गया है आपके स्टेटमेंट नंबर 2 जो लिखा गया है उसमें। तो अगर हम लोग पास्ट परफेक्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो पहले भी मैंने आप लोगों को एक बात समझाई है कि भाई एक तो होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट के जो पहले होता है वो होता है पास्ट, और इस पास्ट के भी पास्ट में जो होता है उसी को आप लोग बोल रहे होते हैं पास्ट ऑफ पास्ट कह लीजिएगा, या फिर आप कह लीजिएगा पास्ट परफेक्ट। और ये जो पास्ट परफेक्ट वाली बात होती है इसको आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हेड से, ठीक है। यानी कि पास्ट के पास्ट में जो कुछ भी हुआ होता है उसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हेड से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्लियर हुई बात? इतनी बात यहाँ से सभी को समझ आई? तो अगर मैं इस हेड को देखूं यहाँ पर तो मुझे समझ में आता है कि मेरा सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट
सब्जेक्ट में लिखा गया है। इसका मतलब इसके पहले वाली बात, अब मैं यहां से अगर मुझे चलना होगा यार, हाँ जी जरा देखना ध्यान से, अगर मुझे यहां से चलना होगा तो पहले मैं यहां पहुंचूंगी ना पास्ट पे, फिर पास्ट के बाद ही मैं कहां पहुंचूंगी, प्रेजेंट पे पहुंचूंगी, है ना। तो मैं डायरेक्टली, ऐसा तो है नहीं कि हाँ पास्ट परफेक्ट से सीधा प्रेजेंट टेंस पर पहुंच जाऊंगी, ये तो गलत हो जाएगा। तो मुझे कहां आना है पहले, मुझे आना है पहले पास्ट में। मैंने देखा व्हेन दे रीच, क्या इस रीच को मुझे यहाँ पर सही लग रहा है रीच, नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, रीच को चेंज करना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा व्हेन दे रीच्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ लिखा है वही आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका सही आंसर बन जाएगा। व्हेन दे हैड, व्हेन दे वर गलत हो जाएगा, दे वर दे हैड ये सब कहने की जरूरत हमें नहीं है, सिंपल कहेंगे व्हेन दे रीच, नहीं लिखेंगे व्हेन दे रीच्ड कहकर अपने सेंटेंस को करेक्ट कर ले जाएंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ लिखा है यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। पढ़ लो आगे, इसको करते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग की स्क्रीन पर पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द पुलिस फाइंड इट इजी टू प्रूव द गिल्टी बट नॉट इनोसेंट ऑफ द एक्यूज। अब देखते ही समझ में आया, बस और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ये यहां से ये वाला पार्ट जो है वो चेंज करना है आपको। ठीक, चलो ये वाला इनोसेंट तक करना है। ठीक है, द गिल्टी एंड इनोसेंट। अब देखो एक बात समझ में आती है, अक्यूज्ड तो आपने लिखा ही है, ठीक है, अक्यूज तो आपने लिखा ही है, गिल्टी और इनोसेंट जो है एडजेक्टिव है, मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है एडजेक्टिव की। हमें क्या कहना पड़ेगा, हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है किस चीज की, नाउन की रिक्वायरमेंट है। पढ़ लो आंसर, आप बता ही सकते हो, देखिए। ठीक है, पढ़ लो आंसर, देखो क्या लिखा है, प्रूफ guilty and innocent of the accused, guilt but not the innocence, guilty but not innocence, guilty not the innocent, guilt and not the innocent, या फिर guilt but not innocence। ठीक है, innocence इसने लिख दिया यहाँ पर। चलो अब जल्दी से पढ़कर बता दो कि आंसर इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा। तूफानी नहीं बनना है, आंसर बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं वैसे आंसर करने के लिए। बहुत ही आसान से क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, पढ़ लो ध्यान से, जल्दी से सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़कर ही आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। ऑलराइट जी, चलो खैर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे चीजों को आंसर करते ले जाएंगे। ठीक है, शेयर भी करते रहना है सही बच्चों को बीच बीच में। ठीक है, क्या करोगे आप लोग, साथ साथ में वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहोगे। ठीक है, चलो देखो आंसर बता दो क्या हो जाएगा, इसमें से आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर ही लिया होगा, पर मैं भी पढ़ लूं वापस से। देखो क्या लिखा है, पुलिस फाइंड इट इजी टू प्रूव द गिल्टी बट नॉट इनोसेंट ऑफ द एक्यूज। इनोसेंस और गिल्ट जो है होगा वो आना चाहिए। देखो कहाँ लिखा है इनोसेंस और गिल्ट, इनोसेंट और गिल्ट कहाँ है ही नहीं। अच्छा ये रहा ऑप्शन नंबर ए में है ना। देखो ऑप्शन नंबर ए में यही बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, उसने बोला द पुलिस फाइंड इट इजी टू प्रूव द गिल्टी नहीं होगा, द प्रूव द गिल्ट बट नॉट द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर पढ़ो ध्यान से, क्या कहता है, सेंसस रिपोर्ट्स इन इंडिया हैव वॉइस कंसर्न्ड ओवर द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द सेक्स रेशो। ठीक है, आपको करेक्ट करना है इस पार्ट को। डिक्लाइनिंग तक है, ट्रेंड नहीं है, डिक्लाइनिंग तक है। ठीक, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। सेंसस रिपोर्ट्स इन इंडिया हैव वॉइस्ड कंसर्न्ड ओवर द डिक्लाइनिंग ट्रेंड। आपने कहा हैव, आपने कहा मतलब हैव इज हेल्पिंग वर्ब, आपने कहा क्या आपके पास लिखा गया हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आपने क्या लिखा है यहाँ पर अपना मेन वर्ब मेंशन किया। अब वर्ब के बाद क्या आना चाहिए यार, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब समझ तो आप गए होंगे, बहुत होशियार हैं। क्या लिखा जाएगा, सॉरी देखो क्या लिखा जाएगा। आपने कहा सेंसस रिपोर्ट्स इन इंडिया हैव वॉइस्ड कंसर्न्ड, नहीं होगा, हैव वॉइस्ड कंसर्न ओवर द डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन सेक्स रेशो। ठीक है, हाँ जी, क्या हो जाएगा,
ओके फाइन, चलो देखो जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। आंसर मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने दे ही दिया होगा। यहाँ पर जो कंसर्न लिखा है ना, इस कंसर्न की जरूरत नहीं हमें। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हैव वॉइस कंसर्न ओवर, ठीक है, बिकॉज वी नीड एन ऑब्जेक्ट, वी डोंट नीड वर्ब आफ्टर वर्ब, ठीक है, वी नीड एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर क्या कहना पड़ेगा, वॉइस कंसर्न ओवर डिक्लाइनिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत आसान है, कुछ इसमें मतलब दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बट चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं चीजों को। आपने कहा I have told the architect to put on his best in the assignment he was handling, ठीक है। आपके सामने लिखा गया है क्या, to put on, ठीक है। इस पार्ट को आपको करेक्ट करना है। एंड अगेन यू आर प्रोवाइडेड विद फ्यू ऑप्शंस, आपके पास लिखे गए हैं कुछ ऑप्शंस, इनको पढ़ लो, पढ़कर बता दो आंसर इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, पढ़कर बताना है जल्दी से आंसर कौन सा हो जाएगा। तूफानी नहीं बनना, पढ़कर बताएंगे। ये है आपका फ्रेजल वर्ब वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आप लोगों से बहुत बार बताया गया ना कि फ्रेजल वर्ब थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो बस वैसे ही समझ लेगा, यहाँ पर ट्रिकी ही बताया गया है आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलो चलो, सो आपके पास ऑप्शंस देखें तो क्या लिखा गया है, टू पुट इन लिखा गया है, टू हैव पुट अप या फिर इज पुटिंग, आई टोल्ड द आर्किटेक्ट टू इज पुटिंग, टू पुट डाउन। चलो अब देखो आसान है। अब ये इज पुटिंग वाली बात तो यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगी, बिकॉज वी नीड अ फ्रेजल वर्ब है जिसका कुछ सेंस हो, कुछ लॉजिक हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, या फिर ये भी अगर आपको लगता है सही हो सकता है तो हो सकता है। लेकिन आपको ना सबसे पहले ये बताना पड़ेगा यार कि ये मतलब क्या होता है, इनका पुट इन क्या 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 मतलब होता है, पुट अप का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजों का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पढ़ो, आई हैव टोल्ड द आर्किटेक्ट टू पुट ऑन हिज बेस्ट, पुट ऑन उसने लिखा है, आपको इसमें बताना है कि आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सभी को आंसर करके बताना है, आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। देखिए पुट ऑन का मतलब क्या होता है, ये तो हम लोगों ने डिस्कस भी किए हैं, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंटली क्लास देखते हो ना, तो हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब एक साथ। हम लोगों ने कहा पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पुट ऑन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि पुट ऑन योर ब्लेजर, ठीक है। पुट ऑन का मतलब क्या, वियर करना, पहनना, ठीक है। उस सेंस में आप पुट ऑन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम लोग बात करें पुट इन, तो पुट इन का मतलब होता है मतलब जैसे कि हम लोग कहते हैं तो पुट इन एफर्ट्स, ठीक है। पुट इन को आप लोग यूज कर रहे होते हैं किसके सेंस में, अप्लाई के सेंस में, ठीक है। ये बहुत आपके साथ डिस्कस किए हैं सारी चीजें मैंने, ठीक है। आप लोगों को बहुत बार मैंने ये सारी बातें हम लोगों ने साथ में डिस्कस की हैं, बहुत बार ये हमने डिस्कस किया था साथ में, है ना। ओके चलो खैर, हाँ। तो पुट इन हमने देखा, पुट इन का मतलब होता है अप्लाई करना, पुट अप का मतलब होता है काइंड ऑफ मैनेज करना। टू पुट अप मीन्स टू मैनेज, ठीक, समथिंग। टू पुट अप मीन्स टू, जैसे मान लीजिए कि यू हैव टू पुट अप विद मी, राइट। पुट अप विद मी मीन्स लाइक यू हैव टू मैनेज विद मी फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए ना मेरे को ही मैनेज करो, मतलब मेरे को मैनेज करो, मतलब मेरे को टॉलरेट करो, काइंड ऑफ उस सेंस में आप यूज कर रहे होते हैं पुट अप। या फिर एक फ्रेजल वर्ब के एक से ज्यादा मतलब भी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा आप उसको तरीके से इस पुटिंग जो ऑप्शन नंबर सी है उसका तो कोई सेंस नहीं बनता। टू पुट डाउन का मतलब क्या होता है, पुट डाउन का मतलब होता है काइंड ऑफ एडवाइस के सेंस में यूज कर रहे होते हैं शायद हम लोग पुट डाउन को ना, पुट डाउन शायद एडवाइस के सेंस में ही यूज करते हैं मे बी। चलो खैर देखो, तो यहाँ पर हमें क्या आ जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा। आर्किटेक्ट को क्या कहा गया है, आर्किटेक्ट को कहा गया है कि भाई देखो आपको एफर्ट्स लगाने हैं यार, ठीक है। यू नीड टू अप्लाई एफर्ट्स। तो जहां पर लिखा गया है पुट ऑन, उस पुट ऑन को हटाकर यहाँ पर आपको क्या कहना चाहिए, पुट ऑन। जहां पर लिखा गया है पुट ऑन की जगह आपका ऑप्शन नंबर ए विच इज पुट इन, ठीक है। यही आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। पुट डाउन का मतलब क्या होता है, पुट डाउन जो है वो, पुट डाउन को मेरे ख्याल से हम लोग यूज करते हैं काइंड ऑफ किसी चीज को कर्व करने के सेंस में, ठीक है। कंट्रोल करना काइंड ऑफ, या फिर अच्छा वो होता है नॉक डाउन, आपने सुना होगा ना नॉक डाउन, ऐसा मेरे को कुछ याद आ रहा है। वैसे एक बार ना इसको चेक कर लेना आप, ठीक है। मेरे को अभी मैं जहां तक इसको याद कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पुट डाउन को मैंने रिलेट करके हम लोगों ने पढ़ा था शायद कहीं पर, कि पुट डाउन जो है वो नॉक डाउन के सेंस में हम लोग उसको यूज करते हैं। जैसे वो ना दे कार नॉक डाउन द ओल्ड मैन, इस तरीके से करके समझो। तो नॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि कुचल देना, मतलब इसे टक्कर लगी और वो कुचले गए, ऐसे करके आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से करके दबाना या फिर कुचलने के सेंस में शायद यूज करते हैं इसको पुट डाउन को, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, इसको रीचेक कर लेना, वैसे यही मतलब होता है, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लेना। आगे देखो, इसको करते हैं इरेज, आगे बढ़ो। क्या कहता है, आई वॉज नॉट एक्स्ट्रावेजेंट एज आई ओनली बॉट व्हाट इज नेसेसरी, ठीक है। ओनली बॉट व्हाट इज नेसेसरी, ठीक है। इसी को आपको करेक्ट करना है। only bought what is necessary, only bought which was, only bought what was,
ओनली, नेसेसरी को नहीं करना था अंडरलाइन, मैंने कर दिया बट कोई बात नहीं, ठीक है। ओनली बॉट व्हाट वर, बाय ओनली व्हाट वाज, आई वाज नॉट एक्स्ट्रावेजेंट, मैं खर्चीला नहीं हूँ यार, ठीक है, मैं खर्च वर्च नहीं करता ज्यादा, बट हाँ मैं सिर्फ वही चीजें खर्च करता हूँ, मतलब खरीदता हूँ, वहीं पर पैसा इन्वेस्ट करता हूँ जहां पर चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, जो बेसिक नीड होती है वहीं पर अपना पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कहा गया है आपके स्टेटमेंट नंबर 6 में, ठीक है। ये वाला पार्ट जो लिखा है इसको आपको करेक्ट करना है, ठीक है। आई वॉज नॉट एक्स्ट्रावेजेंट एज आई ओनली ब्रॉट व्हाट इज नेसेसरी, व्हाट वॉज इसने लिखा है, विच वॉज इसने लिखा है, बताओ आंसर क्या हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर ना आपको अगर एडवर्ब, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे बेसिक फाउंडेशन बैच में, अभी तो हमारी क्लासेस मतलब कुछ इडियम्स वगैरह हमने वहाँ पे किए हैं, आगे भी कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखो तो एडवर्ब का यूज आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। एडवर्ब में अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी हालांकि हमने पढ़ा नहीं है, बट या ओनली को लेकर हम लोग स्पेसिफिकली कुछ ऐसी क्लासेस इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग को बताऊंगी। तो ओनली को अगर मैं बात करूं ओनली के बारे में, तो ओनली एक ऐसा एडवर्ब होता है जिसके साथ आप उसको लिखते हैं वो उसको क्वालिफाई करने की कैपेसिटी रखता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि भाई देखो आप अगर मान लीजिए कि प्रोनाउन के बारे में अगर मैं बात करूं, आप प्रोनाउन कह लीजिएगा या फिर आप नाउन कह लीजिएगा, भाई इन शब्दों को भी क्वालिफाई करने की कैपेसिटी रखता है आपका ओनली, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या जान रहे होते हैं, भाई हम लोग ये जानते हैं कि आपका जो एडवर्ब होता है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम करता है। ये बात जानते हैं हम कि नहीं जानते हैं, है ना, ये बात को हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, राइट। अब अगर बात करें ओनली को लेकर, तो ओनली एक ऐसा एडवर्ब है जो हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम करता है। आपको बस अपने सेंटेंस में प्लेसमेंट ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है ओनली को लेकर। आपने कहा आई वॉज नॉट एक्स्ट्रावेजेंट, मैं एक्स्ट्रावेजेंट बिल्कुल नहीं हूं, एज आई ओनली बॉट, ठीक है, मैं केवल वही खरीदता हूं, या फिर या आपको ऐसा कहना चाहिए आई बॉट ओनली व्हाट इज नेसेसरी, ठीक है, मैं खरीदता हूं लेकिन क्या जो सिर्फ जरूरी होता है वही मैं खरीदता हूं। तो यहां पर चीजें जो है वो थोड़ी सी हमें स्वाइप करने की जरूरत है। आपको कहना होगा आई वॉज नॉट एक्स्ट्रावेजेंट, वाई, बिकॉज आई बॉट ओनली व्हाट इज नेसेसरी, मैं खरीदता हूं केवल वो जो जरूरी होता है, ठीक है, मैं केवल खरीदता हूं नहीं, ठीक है, मैं केवल खरीदता हूं नहीं कहेंगे, आपको कहना होगा आई बॉट ओनली व्हाट इज नेसेसरी, ऑलराइट। तो प्लेसमेंट देखो, बॉट के बाद ओनली लिखना है, बाकी सारी कहानी आपको जो है वहीं पर मिल जाएगी। इज यहां पर लिखा गया है टेंस के हिसाब से गलत है, देखो जरा क्या हो जाएगा, इसकी जगह वॉज कर देंगे, आई बॉट ओनली व्हाट वॉज नेसेसरी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना, कर ही दिया मैंने ऑलरेडी। चलो खैर आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचो। देखो क्या कहता है, शी रिपोर्टेड दैट शी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट असाइनमेंट असाइन्ड टू हर, शी रिपोर्टेड दैट शी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट असाइन्ड टू हर। आपको करना क्या है, ये वाला पोर्शन जो है करेक्ट करना है, शी रिपोर्टेड दैट शी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट ऑन, हाँ ठीक है, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, देख लो जरा ध्यान से। विल हैव फिनिश्ड, फिनिशेस या फिर फिनिश्ड। शी रिपोर्टेड दैट, रिपोर्टेड को देखकर ही आंसर मिल जाएगा आपको, बट ठीक है, रिपोर्टेड को देखकर ही आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। देखो जरा ध्यान से क्या कहता है आपका स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, पढ़कर बताना है जल्दी से आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। जल्दी से पढ़ लो, पढ़कर बता दो आंसर यहाँ पर कौन सा होने वाला है। बिल्कुल भी आंसर में गड़बड़ी नहीं करेगा कोई भी बच्चा, सभी के आंसर जो है वो सही होने चाहिए, सभी के आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आने चाहिए, ठीक है। समझ आई बात कि नहीं आई? शी रिपोर्टेड दैट शी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट असाइन्ड टू हर। यार समझ सही तो लिखा है, शी विल हैव फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड या फिर फिनिशेस या फिर हैव फिनिश्ड, तो गलत हो जाएगा। रिपोर्टेड कह रहे हैं ना, आपने क्या कहा, आपने कहा शी रिपोर्टेड, ठीक है, शी रिपोर्टेड अगर उसने बोला तो पास्ट में हो गई बात, ठीक है, और पास्ट के पास में उसने और उसके पहले भी ये काम कौन सा कर रखा है, क्या रिपोर्ट मतलब प्रोजेक्ट को फिनिश करने का काम कर रखा है, तो सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात जो है वो नहीं है, ठीक है, सेंटेंस कैसा हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो, वापस से पढ़ लो, आगे बढ़ लेते हैं। खैर इसने बोला है शी रिपोर्टेड दैट शी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट असाइन्ड टू हर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। आगे देखो, आगे क्या कहता है, इसको करते हैं रब, ठीक है बच्चों। चलो आपको बताना है कि सेंटेंस का कौन सा पार्ट जो होगा वो आपका ये वाला, ठीक है, इसको आपको करना है चेंज, कहां से, यहां से, वॉज से। चलो इसको हटा देते हैं। His narration that he was finding the umbrella
in the street cannot be trusted. He was finding the umbrella in the street cannot be trusted. His narration that he was finding the umbrella, okay, finding the umbrella, was finding the umbrella. ठीक है, बताओ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताना है जल्दी से, यहाँ पर आंसर पढ़ो ध्यान से, क्या हो जाएगा? that he was finding the umbrella in the street cannot be trusted. अब आप देखो यहाँ पर ना, अब टेंस को देखकर कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं जो टेंस के ऊपर जो है बात कर रहे होते हैं, टेंस के बेसिस पर आंसर हो जाएंगे इन चीजों के, ठीक है? आपने कहा his narration that he was finding the umbrella. क्या मैं ऐसा नहीं कह सकती that he found the umbrella? देखना जरा सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। आपने कहा his narration that he found the umbrella in the street cannot be trusted. आप लोग ये देखो ना, क्या लिखा है? cannot be trusted. that he was finding the umbrella का क्या लॉजिक बनता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? पास्ट में लिखा गया ही ना, बात पूरी बात कैसे है? पास्ट में है, तो आईएनजी वाली बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या कहेंगे? the narration, sorry, his narration that he founded the umbrella in the street cannot be ट्रस्टेड, ठीक है? फाउंडेड नहीं हो, सॉरी, ही फाउंड द अम्ब्रेला इन द, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस को तो आप लोग यूं उड़ा दो एकदम हवा में। देखना जरा आगे क्या लिखा है? द स्ट्राइकिंग वर्कर्स कंप्लेन्ड ऑफ बीइंग अनजस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है? बहुत ही आसान है, इसको करना है आपको करेक्ट, ठीक है? द स्ट्राइकिंग वर्कर्स कंप्लेन ऑफ बीइंग अनजस्ट ट्रीटमेंट, कंप्लेन ऑफ बीइंग ट्रीटेड अनजस्ट, अनजस्टली ट्रीटेड, बीइंग अनजस्टली ट्रीटेड या फिर बीइंग जस्टली ट्रीटेड। बहुत ही आसान है, देखते ही बन जाएंगे आंसर, ठीक है? जल्दी जल्दी से आंसर करना सही बच्चे। साथ साथ में वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ठीक है बच्चों? पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग की स्क्रीन पर लिखा गया है, ध्यान से पढ़ लो, पढ़कर बता दो आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है? बीइंग जस्ट ट्रीटमेंट, बीइंग अनजस्ट ट्रीटमेंट तो नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्या जरूरत है यार? वर्ब की जरूरत है ना, तो ट्रीटमेंट वाली बात तो हो जाएगी गलत। नाउन नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए? बीइंग अनजस्ट, अनजस्ट ट्रीटमेंट नहीं होगा। बीइंग वाली बात अगर कह रहे हैं तो फिर अनजस्ट नहीं होना चाहिए, आई मीन ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ट्रीटेड कहेंगे तो सही बन जाएगी बात। बीइंग ट्रीटेड अनजस्ट, अब ये गलत हो जाएगा है ना, अनजस्टली फिर यहाँ पे लिखता तो ये गलत हो जाएगा। अनजस्टली ट्रीटेड ऑफ, अनजस्टली ट्रीटेड ऑफ बीइंग अनजस्टली ट्रीटेड होता तो शायद बन जाती बात, जो कि लिखी गई है ऑप्शन नंबर सी में, है ना? जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखी गई है, यहाँ पर उसने बीइंग मिस कर दिया, अदरवाइज ये वाला ऑप्शन भी आपका सही बन सकता था, ठीक है? तो बीइंग अनजस्टली ट्रीटेड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Okay, so question number 10 is here. क्या कहता है? It is desirable to run away from every danger. Risk must not be taken. It is undesirable to run away from every danger. Risk must not be taken. बहुत ही आसान ये वाली बात भी। No risk must be taken. Taken को छोड़ देना, ठीक है? वो उसने अंडरलाइन नहीं किया, मैंने कर दिया, ठीक है? No risk must be, any risk must be taken, although risk must never be, some risk must be taken. It is undesirable to run away from every danger. भाई देखो, ऐसा नहीं है कि तुम हर खतरे से भाग सकते हो, हर खतरे से भाग नहीं खड़े हो सकते, फेस तो करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ रिस्क तो लेने बनते हैं यार, ऐसा कैसे करके उसने लिखा है। रिस्क मस्ट नॉट बी टेकन, नो रिस्क मस्ट बी टेकन, एनी रिस्क मस्ट बी टेकन, सम रिस्क मस्ट बी टेकन। बहुत ही आसान है यार, इसमें क्या ही मैं बताऊंगा आपको, है? क्वेश्चन नंबर 10 आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर कर दो, ठीक है? जल्दी से आंसर करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शंस आप लोगों के सामने लिखे गए हैं, इनमें से आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बहुत ही आसान है। क्या ये हो जाएगा नो रिस्क वाली बात हो जाएगी क्या? हाँ जरा देखना ध्यान से, क्या ये नो रिस्क वाली बात हो जाएगी? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं मैम, ठीक है? जरा देखो क्या ये हो जाएगा एनी रिस्क मस्ट बी टेकन? क्या ये लॉजिक बनता है इस चीज का कुछ? हाँ जरा देख के बताना, क्या इसका कोई लॉजिक बनता है? आप बोलेंगे नहीं मैम। क्या हो जाएगा? सम रिस्क मस्ट बी टेकन, थोड़े से तो लेने बनते हैं यार, है ना? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग की स्क्रीन पर पढ़ो ध्यान से, क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्रिकेटर्स इन इंडिया अर्नड हाई सैलरीज इन रिलेशन विद अदर स्पोर्ट्स, ठीक है? लो अब लो, इससे आसान क्या ही हो सकता है? इन रिलेशन विद अदर स्पोर्ट्स, ठीक है? इन रिलेशन टू, व्हेन कंपेयर्ड टू, इन कंपैरिजन विद दोज इन, या फिर इन कंपैरिजन टू। अच्छा व्हेन कंपेयर्ड टू लिखा गया है, ओके ठीक है, कंपैरिजन लिखा गया है, व्हेन कंपेयर्ड टू लिखा गया है। पढ़ लो जरा ध्यान से, आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बहुत ही आसान है यहाँ पर भी, ठीक है?
ठीक है, चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। क्रिकेटर्स इन इंडिया अर्न हाई सैलरीज इन रिलेशन विद अदर स्पोर्ट्स। चलो आंसर बताना है। देखो इन कंपैरिजन टू होता है यार, है ना, इन कंपैरिजन टू होता है या फिर इन कंपैरिजन विद होता है। अब यहाँ पर आपका आंसर कौन सा बनेगा वो आप लोगों को देखना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं और आंसर आप सही तरीके से कर ले जाएंगे। ठीक है, इतनी उम्मीद तो मुझे आपसे है। ठीक है, तो या तो इन कंपैरिजन टू हो जाएगा जो कि है नहीं है, व्हेन कंपेयर टू हो जाएगा। इन कंपैरिजन टू होता है ना, तो ये तो है नहीं, तो इन कंपैरिजन टू नहीं है, तो इन कंपैरिजन विद दोज इन। ठीक है, बहुत सही। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने। अब देखो यार इसमें कुछ समझाना ही नहीं। क्रिकेटर्स, ये दोज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रिकेटर्स इनके प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, क्रिकेटर्स को तो नहीं, क्योंकि क्रिकेटर्स की तो बात उसने कर ही दी है, बाकी और स्पोर्ट्समैन को इसने कंपेयर कर दिया इससे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो इसको करते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग की स्क्रीन पर देखो क्या कहता है। दे विल यूज 200 करोड़ टू रीडिजाइन द पार्क ओवर अ 5-year पीरियड। ठीक है, रीडिजाइन से लेकर पीरियड तक करेक्ट करना है आपको। दिस इज द पार्ट विच इज नीडेड टू बी करेक्ट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर देखो। दे विल यूज 200 करोड़ टू रीडिजाइन अ पार्क ओवर अ 5-year पीरियड। चलो आंसर आप ही लोगों को बताना है। आंसर इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, आप ही लोग आंसर करके बताएंगे। ठीक है, रीडिजाइनिंग द पार्क ओवर अ 5-year पीरियड टू रीडिजाइन फॉर रीडिजाइनिंग, ये तो बनता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी तो क्या हो जाएगा? दे विल यूज 200 करोड़ टू जी। तो देखो जरा ध्यान से क्या कहता है, इसने क्या बात की है, ध्यान से देखना है सही बच्चों को। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आप ही लोगों को बताना है। देखो ये सही लिखा है यार, है ना, इसमें कुछ करने की जरूरत है क्या? वैसे अगर देखें पढ़े, दे विल यूज 200 करोड़ टू रीडिजाइन द पार्क ओवर, सही तो है। टू लिखा है, टू के साथ जो भी आपका वर्ब आप मेंशन करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, है ना, तो सही तो लिखा है। टू रीडिजाइनिंग टू रीडिजाइन पार्क ओवर अ 5-year पीरियड। इसमें दिक्कत क्या है फिर? अच्छा, टू रीडिजाइनिंग ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, हाँ ये वाली बात, ठीक है, ओके, इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। रीडिजाइनिंग नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और ये भी रीडिजाइनिंग, तो क्यों कहे रीडिजाइनिंग, समझ तो आ रहा है, टू रीडिजाइन, बस खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ लिखा गया है ई, यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंचते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट देयर आर नो स्कैम्स एज फार एज कंपेंसेटिंग गोज। कंपेंसेटिंग गोज, एज फार एज, राइट, इसने क्या बोला, एज फार एज कंपेंसेटिंग गोज, बस इसी को करना है आपको करेक्ट। ठीक है, नो स्कैम यहां से, ठीक है, यहां से देखिएगा, नो स्कैम एज फार एज कंपेंसेटिंग गोज तो छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर कंपेंसेटिंग तक आपको करेक्ट करना है। ध्यान से पढ़ो, कोई बता दो क्या हो जाएगा। नो स्कैम एज फार एज कंपेंसेशन, एनी स्कैम इन कंपेंसेटिंग, नो स्कैम फॉर कंपेंसेटिंग, नो स्कैम्स आर देयर एज फार एज कंपेंसेशन। द गवर्नमेंट हैज टू एंश्योर दैट देयर आर नो स्कैम्स आर देयर। अगर यहाँ पर देयर आर लिखा है तो आर देयर वाली बात तो यहाँ पर वैसे ही गलत हो जाएगी। नो स्कैम्स एज फार एज कंपेंसेशन गोज ऑन। कंपेंसेटिंग वाली बात तो है गलत हो जाएगी, क्यों, वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है, नाउन की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, कंपेंसेशन गोज ऑन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वही आपका यहाँ सही आंसर बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्या लिखा है, द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट देयर आर नो स्कैम्स एज फार एज कंपेंसेशन गोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग की स्क्रीन पर देखो, ध्यान से पढ़ो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग की स्क्रीन पर जो लिखा गया है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है सही बच्चों को। पढ़कर बताओ आंसर क्या हो जाएगा। बोलता है द डिबेट डिड नॉट प्रेजेंट द रियल इशू विच वर टचिंग टू द कॉमन मैन इन इंडिया। ठीक है, विच से करना है आपको करेक्शन, विच वर टचिंग टू द कॉमन मैन इन इंडिया, विच वर टचिंग फॉर, दैट विल टच ऑन, टचिंग, दैट वर टचिंग फॉर कॉमन मैन इन इंडिया। बहुत ही आसान है यार, इसमें क्या ही मैं बताऊं आप लोगों को, बस ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ लेना, पढ़कर बता दो जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा है, पढ़ लो जरा, पढ़ के क्या कहना चाहिए, क्या जरूरत है आप लोगों को करेक्शन करने की, आपको समझ ही आ जाएगा। ठीक है, वर टचिंग
टचिंग टू द कॉमन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, टचिंग, ओके ठीक है, ओके फाइन, इसको यहां से रिमूव करो, ये क्या आ गया, the real issue which were touching to the common man in India, which were touching for, touching on, touching for, touching to, ठीक है, चलो ठीक है, अब तो आंसर कर ही सकते हो इसमें, मैंने इतना स्पेसिफिकली आप लोगों को पढ़ के ही बता दिया, अब क्या ही बचा होगा इसमें, अब क्या ही बचा है, चलो खैर आंसर क्या हो जाएगा। देखो एक बात मुझे यहाँ पर साफ साफ ये समझ में आई क्या कि भाई देखो आप लोग जानते ही हैं और इसको पढ़ते ही आप लोगों को समझ भी आया होगा कि टच के साथ यार कोई भी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, टच के साथ हम लोग किसी प्रपोजिशन को नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ फॉर लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ भी फॉर लिखा है, सिर्फ एक यही ऑप्शन बचता है टचिंग जो है वही आपका करेक्ट आंसर बनेगा, बिकॉज टच के साथ आप कोई भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा कि आई एम टचिंग दिस बॉटल, आई एम टचिंग ऑन दिस बॉटल, आई एम टचिंग फॉर दिस बॉटल, सही होगा, नहीं होगा ना, तो बिल्कुल वही बात है, टचिंग ऑन फॉर वॉर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना बोलेंगे आई एम टचिंग द बॉटल। सेम गोज विद दिस वन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ो ध्यान से क्या हो जाएगा आंसर। इट्स मेंबर वर डिबार्ड फ्रॉम, इट्स मेंबर्स वर डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ठीक है, डिबार्ड के साथ फ्रॉम आता है, ठीक लिखा है, डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग है वो भी ठीक लिखा है, सही तो है, फिर क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। इसका मतलब, अरे बाप रे, इसका मतलब जो सेंटेंस लिखा है वो अपनी जगह बिल्कुल कैसा है, ठीक लिखा है। वाई, बिकॉज डिबार्ड के साथ आप लोग प्रपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्रपोजिशन के बाद आप लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख रहे होते हैं, आईएनजी फॉर्म लिख रहे होते हैं, ये भी ठीक है, तो ये कंटेस्टिंग वाली बात अपनी जगह सही हो जाएगी, फ्रॉम वाली बात अपनी जगह वैसे सही हो जाएगी, डिबार्ड तो है ही वर्ब है, ठीक है, सो नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड हियर एज वेल, ठीक है, किसी भी करेक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आपके सेंटेंस में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, चलो, सो दिस वाज दी, ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। अभी के लिए हम लोग सेशन अपना इतना ही रखेंगे, पूरे 15 क्वेश्चन इनके सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले पूरे 15 क्वेश्चन हम लोगों ने साथ में क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो सेशन अपना आज का इतना ही रखेंगे, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप ऑफलाइन कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल आंसर द क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलो तो इतना ही रखते हैं सेशन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, दिस इज रूपम शिकारा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।